नक्शा उस मूल रेखा को दिखाता है जो 1947 में रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार द्वारा खींची गई थी। यह रेखा कुछ वार्ताओं से गुजरी और जब तक कम्युनिस्ट बलों ने मुख्य भूमि चीन पर अधिकार कर लिया, तब तक इसे नो डैश रेखा में संशोधित कर दिया गया था। तब से नक्शा बीजिंग और दक्षिण चीन सागर में विवाद में शामिल अन्य देशों के बीच तनाव का स्रोत रहा। बीजिंग दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए और फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई और वियतनाम के क्षेत्रीय दावों के साथ ओवरलैप करते हुए इस रेखा पर अपना दावा करता है। अमेरिका और चीन के बीच स्थिति तनावपूर्ण है। नौसेना नियमित रूप से क्षेत्र में गश्त करती है और यह क्षेत्र को प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहती है। चीन इस पर विश्वास नहीं करता और वर्षों से इस क्षेत्र में सैन्य प्रतिष्ठान बना रहा है। इस कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच संबंध नहीं सुधर रहे हैं और अगस्त 2022 तक सदन के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। उस समय चीन ने अपने जुझारूपन को बढ़ा दिया। उसके लड़ाकू विमानों ने उत्तेजक युद्धाभ्यास किया और उसके युद्धपोतों को अमेरिकी ठिकानों के करीब देखा गया। हाल ही में चीन ने गिराने गुब्बारों को अमेरिकी हवाई क्षेत्र में उड़ते हुए देखा गया। अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष की संभावना को लेकर संसदों में काफी चिंता है। जनरल माइकल मीनहेन ने एक लीक मेमो में कहा था कि ऐसा 2025 की शुरुआत में हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और चीन बिना जाने ही युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। 2023 के लिए चीन का रक्षा बजट $203 बिलियन अनुमानित है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा बजट $1816 बिलियन आंका गया है। यह एक बड़ा अंतर है, लेकिन यह जोड़ नहीं है। समय समय पर एक राज्य को यह दिखाने की जरूरत है कि वह मजबूत है, ताकि लोग उसे चुनौती देने से डरे नहीं। देश युद्ध के लिए कितना तैयार है, यह देखने के लिए सैन्य शक्ति या अभ्यास ऐसा करने का एक तरीका है। रक्षा खर्च देश की राजनीतिक प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, क्योंकि यह केवल संख्या के बारे में नहीं, यह दर्शाता है कि सरकार रक्षा की कितनी परवाह करती है। चीन अपनी सेना के अलावा अन्य चीज़ों पर बहुत पैसा खर्च करता है, जैसे तटरक्षक बल के लिए अनुसंधान और विकास, अंतरिक्ष अन्वेषण और अन्य गतिविधियां। जब आप विभिन्न मुद्राओं और कीमतों के लिए समायोजन करते हैं, तो चीन का रक्षा बजट पिटांगन में आकर के बराबर हो जाता है। यह आंकड़ा 2020 में लगभग समान होने का अनुमान है, लेकिन यह 2023 तक अधिक होने की संभावना है। क्योंकि चीन अपनी सेना में अधिक निवेश कर रहा है, इसलिए वह अपने संसाधनों के साथ यूएस की तुलना में अधिक करने में सक्षम है। इससे कुछ लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि चीन अपनी बढ़ी हुई सैन्य शक्ति का क्या करने की योजना बना रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम जानते हैं। चीन 2030 तक पहली द्वीप श्रृंखला के आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहता है। द्वीपों की पहली श्रृंखला, जो जापानी द्वीप समूह, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ताइवान के रूप में जाना जाता है। इस समूह के केंद्र में ताइवान है, जो चीन से घिरा हुआ है। यदि आवश्यक हो तो बीजिंग ताइवान को बलपूर्वक नियंत्रित करने में रुचि रखता है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए चीन ने पनडुब्बियों, जेट और अन्य संपत्तियों सहित कई उन्नत सैन्य तकनीक हासिल कर ली है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार युद्ध अब कई दशकों से अधिक निकट है। बीजिंग के लक्ष्य में एक संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान में 2024 का चुनाव एक साथ होना है, जिससे ताइवान पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि आगामी अमेरिका चुनाव ध्रुवीकरण और विघ्नघातीकारी होंगे और यह कि 2024 तक ताइवान के अधिकारियों को मानना है कि चीनी सेना आक्रमण शुरू करने में सक्षम होगी।
इसलिए 2025 बीजिंग के लिए अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का अच्छा समय है, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि अभी भी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। उदाहरण के लिए, हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि अगले दशक के भीतर अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष होगा या इसका परिणाम क्या होगा। चीन वास्तव में बड़ा है और संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में बहुत दूर है। यदि चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध लड़ता है तो वह केवल कुछ क्षेत्रों में ही जमीन पर लड़ पाएगा और युद्ध वास्तव में लंबे समय तक चलेगा। चीन की मुख्य कमजोरी यह है कि वह द्वीपों में एक श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसलिए यदि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमला किया तो वह आसपास के क्षेत्रों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। दक्षिण चीन सागर में बहुत कुछ संकरे चैनल हैं जो इसे पूर्व और पश्चिम में महासागरों से जोड़ते हैं। लुजोन, मिंडानाओ, बोर्नियो और जावा श्रृंखला के फ्रेम को बनाते हैं, जबकि बीच की जगह छोटे द्वीपों के समूह से भरी हुई है। दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां सैन्य बलों को रखा जा सकता है। इनमें कुछ क्षेत्र पूर्वी चीन सागर में हैं, जो द्वीप जापान से रयूकू द्वीप से ताइवान तक चलते हैं। द्वीप अन्य देशों के करीब हैं, इसलिए वे हमेशा दूसरे देशों की निगरानी के लिए दृश्यमान होते हैं। यदि चीनी युद्धपोत अपने बंदरगाहों को छोड़ देते हैं तो वह जापानी और ताइवानी निगरानी को दिखाई देंगे और हवा और मिसाइल प्रणालियों की सीमा में होंगे। मानचित्र को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। चीन एक बड़ा व्यापारिक देश है और इसका बहुत अधिक निर्यात होता है, लेकिन इसका दुनिया के महासागरों पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं है। पहली द्वीप श्रृंखला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन के शक्ति प्रक्षेपण की रक्षा करती है। उस श्रृंखला में द्वीप और द्वीप समूह एक दूसरे के करीब हैं। इसलिए यदि अमेरिका ने उनके बीच बाधाएं डाली तो चीन की अर्थव्यवस्था वास्तव में सीमित हो जाएगी। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में द्वीपों का एक समूह है जिसे अमेरिकी नौसेना द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। यदि मलक्का जल डमरू मध्य में ऐसा होता है तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान होगा, जिससे सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ कमजोर होगी। अगर इन द्वीपों पर अमेरिका और चीन में झगड़ा हो जाता है तो अमेरिकी नौसेना अलग अलग द्वीपों को एक दूसरे से बंद रखने की कोशिश करेगी। पीएलए नौसेना के पास कम से कम अगले दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना को हराने का अच्छा मौका नहीं है। इसलिए अमेरिका आमने सामने लड़ने के बजाय पीएलए नौसेना के पास कुछ द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश करेगी और हवा और जहाज रोधी मिसाइल सिस्टम लाएगी। एक बार ऐसा हो जाने के बाद चीनी सेना अमेरिकी बेड़े को उनके द्वारा स्थित चॉक पॉइंट से दूर धकेल सकती है। इससे चीन को विश्व में महासागरों में गारंटीशुदा मार्ग स्थापित करने में मदद मिलेगी। बीजिंग ने बीजिंग के साथ कृत्रिम द्वीपों में से 3 का सैन्यकरण कर दिया है: मिस्चीफ रीफ, सुबारू रीफ और फायर क्रॉस। प्रत्येक द्वीप जहाज रोधी और विमान रोधी मिसाइलों, लेजर और जैमिंग उपकरणों पर लड़ाकू विमानों से लैस है। पीएलए नौसेना सीधे दक्षिण चीन सागर में चॉक पॉइंट्स नहीं खोल सकती, इसलिए वे अपने मारक क्षमता बढ़ाने के लिए कृत्रिम द्वीपों पर पाए जाने वाले वायु और मिसाइल सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। ओकिनावा द्वीप समूह और ताइवान एक ही देश का हिस्सा हैं, लेकिन उनके 2 अलग अलग नौसैनिक बेड़े हैं। उत्तरी और पूर्वी बेड़े दक्षिण बेड़े से अलग कमांड क्षेत्र में काम करते हैं। इसलिए चीन और जापान के बीच एक युद्ध में चीन का मुख्य लक्ष्य ताइवान पर कब्जा करना है या उसके बचाव को कमजोर करना होगा, ताकि दक्षिण बेड़े विलय कर सकें और शुद्धिकरण लाने में मदद कर सकें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ताइवान को नियंत्रित करने से चीन को पहली द्वीप श्रृंखला तक पहुंच मिल जाएगी, जिससे उसे दुनिया के महासागरों तक आसान पहुंच मिल जाएगी। चीन और अमेरिका के बीच एक सशस्त्र संघर्ष में
ताइवान सहित पहली द्वीप श्रृंखला में महत्वपूर्ण क्षेत्रों से अमेरिकी नौसेना को दूर रखने के लिए चीन एंटी शिप एयर और भूमि आधारित मिसाइल सिस्टम का उपयोग करेगा। हालांकि चीन की मिसाइलें अमेरिकी वायु और मिसाइल अवरोधन के लिए असुरक्षित हैं, इसलिए यह योजना बहुत प्रभावी नहीं है। इसके अलावा बीजिंग तब संघर्ष शुरू नहीं करना चाहेगा जब तक वह नुकसान में हो। 2030 तक 5वीं पीढ़ी के जेट और हाइपरसोनिक मिसाइलें खेल को बदलने में सक्षम होंगी। चीन के पास J-20 है, जबकि अमेरिका के पास F-35 है। F-35 J-20 से बेहतर है, लेकिन अमेरिकी पायलट बेहतर प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा अमेरिका में कई क्षेत्रीय सहयोगी हैं, जिनमें जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ताइवान, फिलीपींस और अन्य शामिल हैं। हाइपरसोनिक हथियार विकसित करने में चीन को आगे माना जाता है, लेकिन वे किसी और की तुलना में तेजी से अपनी सेना का विस्तार भी कर रहे हैं। 2050 तक चीन के पास ऐसी सेना होने की उम्मीद है जो संयुक्त राज्य अमेरिका जितनी अच्छी हो। इस दशक के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना और चीनी नौसेना के पास लगभग समान संख्या में जहाज और विमान वाहक होंगे। इसका मतलब यह है कि अगले कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच युद्ध की संभावना नहीं है, लेकिन क्षितिज पर अभी भी कुछ तूफानी बादल हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।